राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज 51वां दिन। राजस्थान में कोटा के दर्रा स्टेशन गणेश मंदिर से शुरू हुई यात्रा। दिल्ली एमसीडी में कौन मारेगा बाजी, आज नतीजों से हो जाएगा साफ। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर हुए चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। पुरानी संसद भवन में 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कांग्रेस कई मुद्दों पर करेगी सरकार का घेराव। ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर उठा है सवाल। जीएम सरसों की मंजूरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई। 2 दिसंबर को सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से कर दिया था इनकार। 2024 की तैयारियों में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली में 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे सरपंच सम्मान सम्मेलन का आयोजन। ग्रामीण स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने की कवायद। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज। दूसरे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर की होगी वापसी। देश की सेना के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए आज भारतीय सेना मना रही है सशस्त्र झंडा दिवस। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों की, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की, जानेंगे क्या यात्रा को मिला वाम दलों का साथ, किसान कांग्रेस क्यों करेगा प्रदर्शन, बात करेंगे हिमाचल में कांग्रेस से डरी हुई बीजेपी की, आशीष मिश्र की बढ़ी मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात एक और साइबर अटैक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोरबी हादसे पर ट्वीट कर बढ़ी टीएमसी प्रवक्ता की मुश्किलें, गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने साकेत गोखले को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने मांगी थी 3 दिन की हिरासत। पीडीपी चीफ ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी ने उठाया कश्मीरी पंडितों की मुश्किलों का फायदा। फीफा कप के अंतिम 8 में पहुंचा ब्राजील। राउंड 16 के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को दी 4-1 से मात। पहले ही हाफ में ब्राजील ने कर दिए थे 4 गोल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 208 अंक की गिरावट के साथ 62,626 पर हुआ बंद। निफ्टी 58 अंक की गिरावट के साथ 18,643 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो 29 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके चलते आज केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए और कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए सदन में चर्चा की मांग की। तो इस बार सत्र में विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कल से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में बीजेपी के उपनेता राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने किया। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ 1 दिन में करने, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकेबंदी पर चर्चा की मांग की। ओब्रायन ने सरकार से ये भी कहा कि विपक्ष को अहम मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय व्यापार सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया। बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ साथ उन मुद्दों पर चर्चा करती है जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी। सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 16 विधेयकों की लिस्ट बनाई है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर को खत्म होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में
विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था। सत्र के दौरान ही 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में इस बार का सत्र कई मायनों में काफी खास होने वाला है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अपने तमाम मुद्दों के साथ अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ईडब्ल्यूएस, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष इस बार संसद में उठाएगा। अब सरकार इन मुद्दों पर चर्चा को राजी होगी या फिर हर बार की तरह विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर सरकार विपक्ष की बात सुनती तो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और अब राजस्थान पहुंच चुकी है। 7 राज्यों में अपना सफर पूरा करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा अब 8वें राज्य राजस्थान में है और इस नए राज्य में यात्रा का आज दूसरा दिन है। खास बात यह है कि इस राज्य में भी यात्रा और राहुल गांधी को जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिसकी गवाह हैं वो तस्वीरें जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मौजूद हैं। वहीं हर दिन की तरह आज भी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में शामिल हुए पदयात्रियों का उत्साह अपने चरम पर था। बता दें कि यात्रा आज सुबह झालावाड़ के खेल संकुल से शुरू हुई और हीरिया खेड़ी तक का सफर तय करेगी। आगे की तरफ बढ़ रही इस यात्रा की आज की तस्वीरों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें राहुल गांधी बच्चों को कुछ खाने के लिए देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, क्योंकि जोरों की भूख लगी है। ये वीडियो राहुल गांधी और आम जनता के बीच बनते रिश्ते का जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा यात्रा के दौरान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी बीजेपी कार्यालय के सामने से गुजर रहे हैं और उस दौरान वो कार्यालय पर खड़े लोगों का हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा, ये मीराबाई का राजस्थान है, कण कण में प्रेम बसा है और राहुल गांधी जी तो हैं ही प्रेम और अहिंसा के उगते सूरज। भारत जोड़ो यात्रा प्रेम सद्भाव की विरासत लौटा रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा कर चुकी है और इन दिनों राजस्थान में है। कांग्रेस शासित राजस्थान में आज यात्रा का दूसरा दिन था और आज भी यात्रा सफल हुई, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए अब बंगाल में भी यात्रा निकाली जा रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस विपक्षी एकता की कोशिश में जुट गई है और इस एकता का जरिया भारत जोड़ो यात्रा बनती दिख रही है। कन्याकुमारी से जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची तो वाम दल इससे दूर ही रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल के वाम गठबंधन का विचार बदला हुआ दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस अब राज्य में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा का पैदल मार्च 28 दिसंबर को दक्षिण में गंगा सागर द्वीप से शुरू होगा। 800 किलोमीटर की ये यात्रा 55 दिनों के सफर के बाद उत्तर में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में कर्सियांग में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा के मीडिया प्रभारी आनंद माधव ने कहा, अपने सहयोगी दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। सीपीआई, सीपीएम और दूसरी पार्टियों को हम यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीतियों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार हर जगह है, महंगाई से तो पूरा देश ही परेशान है। कांग्रेस की ओर से दूसरे दलों को निमंत्रण भेजने का सिर्फ संकेत ही दिया गया है, लेकिन इन संकेतों के बीच ही बंगाल में सीपीएम ने भी साफ कर दिया है कि उनका समर्थन इस यात्रा को रहेगा। अगर कांग्रेस का न्योता आएगा तो वाम दल जरूर यात्रा में शामिल होंगे। सीपीएम की ओर से कहा गया है कि हम पंचायत चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ के खिलाफ नहीं हैं। वाम दलों के लिए टीएमसी और बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना जरूरी है, इसलिए चुनाव से पहले यात्रा में भाग लेना एक अच्छा अभ्यास होगा। इससे दोनों दलों का काडर भी करीब आएगा। दरअसल बंगाल में वाम दल और कांग्रेस 2016 और 2021 में विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ चुके हैं और पंचायत चुनाव में पहली बार गठबंधन करने की तैयारी में हैं और इस गठबंधन पर मोहर बंगाल में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की भारत जोड़ो यात्रा में लग जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सीपीआई, सीपीएम और दूसरी पार्टियों को हम यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजेंगे। अब देखना होगा कि वाम दलों का साथ मिलेगा या नहीं। फिलहाल किसानों को कांग्रेस का साथ जरूर मिल गया है और अब किसान कांग्रेस ने किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। 7 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र के दौरान 9 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की बड़ी रैली का ऐलान हो गया है।
सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांग उठा दी है। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने पीएम मोदी के नाम 14 मांगों वाला एक पत्र जारी कर दिया है। किसानों की मांग है कि अगर पीएम मोदी से कॉर्पोरेट सेक्टर का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर सकते हैं तो फिर किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता। देश का किसान कर्ज में डूबा है और बेहद परेशान है। सुखपाल सिंह खेरा ने कहा कि देश का किसान और खेतिहर मजदूर मुश्किल में है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। खेरा ने कहा कि किसानों के आंदोलन को खत्म हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया। अब किसानों को दोबारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किसान कांग्रेस ने जो मांगे रखी उसमें बतौर खेरा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति कोई भी ऐसा सकारात्मक कदम नहीं उठाया जिससे किसानों में विश्वास पैदा हो, उन्हें अपनी मांगों के पूरा होने की उम्मीद नजर आए। इन हालात के मद्देनजर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल रैली एवं प्रदर्शन करने की घोषणा की है। किसानों की मांगों में किसानों की फसल पर कानूनी तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय की जाए। ये गारंटी स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों के लिए C2+50% के फॉर्मूले पर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर किसानों का कर्ज माफ किया जाए। खेतीहर मजदूरों का ऋण पूर्णतया माफ किया जाए। केंद्र सरकार ने किसान मोर्चा को लिखे एक पत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को वापस लेने का लिखित वादा किया गया था, लेकिन वही बिल संसद में पेश कर दिया गया है, इसे वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को रिहा किया जाए। किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे खारिज हों। सभी छोटे लघु मध्यम किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की किसान पेंशन योजना आरंभ की जाए। इसके साथ ही कई दूसरी मांगे भी किसान कांग्रेस ने अपने पत्र में उठाई हैं। किसान मोदी सरकार की नजरअंदाजी और वादा खिलाफी से नाराज हैं और जाहिर है कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस किसानों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रही है, यानी कांग्रेस बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल बन रही है। हालांकि हिमाचल में तो अभी से कांग्रेस ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव चाहे जो जीते, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी वालों को भरोसा है कि हिमाचल में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। प्रयागराज से हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार में कई हफ्ते सक्रिय रहे सूत्रों का कहना है कि अब आप इसे 8 दिसंबर के बाद देख लीजिएगा। बीजेपी की ये उम्मीद ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे उसका बड़ा होमवर्क है। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि हिमाचल में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या में बड़ा अंतर रहने वाला नहीं है। वो इस कमी को निर्दलीयों के सहयोग से आसानी से पूरी कर लेंगे। उनकी दूसरी आस हिमाचल राजघराने प्रदेश कांग्रेस का अपने आप को कमांडर मानने वाले सुखविंदर सुक्खू समेत कांग्रेस के भीतर बन रहे तीसरे गुट से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कद के मामले में प्रतिभा सिंह का कोई सानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिशें कई नेता रखते हैं। ऐसे में बीजेपी को अपनी दाल गलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान को भी इसकी भनक लग चुकी है। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रहने की नसीहत दे रही है और कह रही है कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है, इसलिए बीजेपी के लालच के जाल में ना फंसे, इसी में सबकी भलाई है। राज्य में जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक कांग्रेस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। इधर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस और सतर्क हो गई है, लेकिन बीजेपी सत्ता के लिए हर हथकंडा अपनाती रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस से एक भी चूक हुई तो वो उस पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राज्य में अपने नेताओं को एकजुट करके रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हिमाचल में इस बार कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शायद इसी का नतीजा है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। सत्ता बचाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। अब उसे फायदा कितना मिलेगा ये बता पाना तो अभी मुश्किल है। ऐसे में अब तो बस इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो लंबे समय से उन किसानों के परिवार भी कर रहे हैं जिन किसानों की लखीमपुर खीरी में जान चली गई थी। लेकिन आज ऐसी खबर आई है जिसने किसानों के परिवार को कुछ राहत दी है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट में। 1 साल से किसान मोदी सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबाव बना रहे हैं। किसानों का दावा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के काफिले पर SUV चढ़ाने के मामले में आशीष मिश्र के साथ उसके पिता अजय मिश्र भी दोषी हैं। लेकिन SIT ने अजय मिश्र को क्लीन चिट देते हुए आशीष मिश्र को मामले का मुख्य आरोपी माना था। घटना 3 अक्टूबर 2021 की है, जब कृषि कानूनों के खिलाफ
किसानों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा था। लखीमपुर खीरी में उस दिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने दंगल प्रतियोगिता कराई थी। किसान बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे कि तभी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी किसानों के ऊपर से निकल गई, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। मामले में किसानों की शिकायत पर आशीष मिश्र और लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 6 महीने से आशीष जेल में हैं और अब करीब 1 साल बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें आशीष मिश्र सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सभी पर किसानों की जान लेने का आरोप लगाया गया है। अब मामले की सुनवाई में भी तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। 16 दिसंबर को लखीमपुर खीरी की जिला अदालत में इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। साफ है कि अगर अदालत ने आशीष मिश्र को दोषी ठहराया तो उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और साइबर अटैक की। मोदी सरकार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए नए नए नियम ला रही है, लेकिन हैकर्स सरकार के दावों को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से साइबर अटैक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में अब एक बार फिर हैकर्स ने देश की एक और बड़ी संस्था को अपना निशाना बनाया है। तो अब कहां किया हैकर्स ने अटैक, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सर्वर हैक मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस मामले के कुछ समय बाद ही एक के बाद एक 2 मामले सामने आ गए, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्स के बाद सफदरजंग अस्पताल का सर्वर हैक होने का मामला सामने आया था और अब साइबर हैकर्स ने आईसीएमआर की वेबसाइट को अपने निशाने पर ले लिया। 30 नवंबर को साइबर हैकर्स ने 24 घंटे की अवधि में आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर 6000 से ज्यादा बार हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये हमले हांगकांग स्थित ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस 103.152.220.133 से किए गए थे। हालांकि साइबर हमलावरों को ब्लॉक कर दिया गया है और वो अपने नापाक मंसूबे में सफल नहीं हो सके। अधिकारी ने बताया कि हमने इस बारे में टीम को अलर्ट कर दिया है। अगर फायरवॉल में कुछ खामियां होती हैं तो हैकर्स वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि आईसीएमआर के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अधिकारी के मुताबिक एनआईसी ने सरकारी संगठनों से फायरवॉल को अपडेट करने को कहा है। उन्होंने कहा, एनआईसी के दिशा निर्देशों का नियमित रूप से पालन किया जाना है। सरकारी संगठनों को ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षा पैच को अपडेट करने की सलाह दी गई है। अधिकारी ने कहा कि 2020 से ही स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर साइबर हमले बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर अटैक्स ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ